नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठे चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और ये पहला वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम परिचय करते हैं इस चैप्टर का। 1967 ईस्वी में इंदिरा गांधी की साधारण जीत हुई थी। इस जीत में किसी प्रकार इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुई थी, लेकिन राज्यों में उनकी कुर्सी चली गई थी। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें चली गई थी। 1969 में पार्टी में विभाजन हो गया था राष्ट्रपति चुनाव के समय, और कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी की जो नई पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस आर, और जो पुराने लोग थे उनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने इसका वर्णन किया है। 1971 में इंदिरा गांधी ने बीच में ही चुनाव करा दिया, जो कि 1972 में होना था, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी को शानदार जीत मिली और वो एक सशक्त लीडर के रूप में, एक स्ट्रांग लीडर के रूप में देश के सामने उभरी। और सबसे ज़्यादा उसका जो है दबदबा तब हुआ जब बांग्लादेश वाले युद्ध में इंदिरा गांधी की विजय हुई और इंदिरा गांधी पूरे दुनिया में एक सशक्त नेता के रूप में जानी जाने लगी। इस समय उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, क्योंकि इसी समय प्रिवी पर्स वगैरह, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह सब कुछ इंदिरा गांधी कर रही थी। लेकिन देश की राजनीति जो थी, दलगत राजनीति, जो पार्टी पॉलिटिक्स थी, वो तीखी हो रही थी, कड़वी हो रही थी। पक्ष और विपक्ष के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है तनाव हो गया था, और न केवल पक्ष विपक्ष में बल्कि न्यायपालिका और सरकार अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच रिश्ते में तनाव आ गया था। दोनों एक दूसरे को बाधा समझने लगे थे। न्यायपालिका का तर्क था कि सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, वहीं सरकार का मानना था कि न्यायपालिका सरकार के काम में अड़ंगा डाल रही है, अड़चन डाल रही है और संसदीय सर्वोच्चता पर आघात कर रही है। वहीं जो तीसरा पक्ष था, विपक्ष, अपोजिशन, उसका मानना था कि सरकार जो है किसी व्यक्ति के निजी प्राधिकार अर्थात निजी कंपनी की तरह, निजी कॉरपोरेट की तरह काम कर रही है, और जो भारत की राजनीति है, सरकार की जो राजनीति है, वो हद से ज़्यादा व्यक्तिवादी हो गई है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1975 के आपातकाल का। तो आपातकाल के समय, 1975 के समय हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, विशेष करके आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में जो नारा दी थी, जो कि उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा। तो गरीबी हटाओ का नारा ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि गरीबी गई नहीं, बेरोजगारी गया नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरा नहीं। 1971-72 में देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, और ख़राब होने का कारण भी था कि बांग्लादेश संकट हुआ था। उस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। युद्ध में हालांकि हम लोग जीत गए, काफ़ी वाहवाही हुई इंदिरा गांधी की, लेकिन इस युद्ध में जो आर्थिक बोझ पड़ा उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई। साथ ही साथ जो पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश के लोग हिंसा से प्रभावित होकर 80 लाख लोग शरणार्थी बन करके भारत में आ गए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। तो 80 लाख शरणार्थियों का बोझ उठाना पड़ा भारत को। साथ ही साथ इस युद्ध में भारत ने यूएसएसआर अर्थात सोवियत रूस से हेल्प ली थी, जिससे अमेरिका को खराब लगा था। तो अमेरिका ने इस युद्ध के बाद भारत को जो भी सहायता देता था, सारी सहायता बंद कर दी। तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। जैसा कि जानते हैं कि जो तेल होता है, पेट्रोलियम, वो सऊदी अरब वगैरह से आता है, तो तेल की कीमत में भी वृद्धि हो गई। साथ ही साथ जो खाद्यान्न वगैरह थे, घरेलू वस्तु, उनके दाम में 23% की वृद्धि हुई मात्र एक साल में, 1973 में, और 1974 में 30% की वृद्धि हुई। सोचिए, एक ही वर्ष में 23%, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि जनता की कमर तोड़ दी। बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, जिससे युवाओं में आक्रोश था, छात्र आंदोलन उभर रहे थे गुजरात में, बिहार में, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ रेल कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया था, और इन सारे बातों का फ़ायदा उठाकर नक्सली सक्रिय हो गए थे। जो मार्क्सवादी थे, जिन्हें कि संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं था, वो भी सक्रिय हो गए थे, और अब ये नक्सली के नाम से जाने लगे थे। और पश्चिम बंगाल में नक्सली जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए थे। एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है कि 1975 में जब आपातकाल लगाए गए थे तो उस समय देश की हालत क्या थी, या फिर क्या कारण थे। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश वाला मामला भी था, गरीबी हटाओ, आर्थिक स्थिति वगैरह जो है, ये सारे कारण थे। लेकिन एक और कारण थे छात्र आंदोलन, और विशेष करके छात्र आंदोलन में दो राज्यों के आंदोलन को विशेष जिक्र करना होगा, गुजरात आंदोलन और बिहार के छात्र आंदोलन का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गुजरात आंदोलन का। गुजरात में उस समय 1975 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार थी, और 1975 के जनवरी महीना में
छात्रों ने खाद्यान्न अर्थात खाने पीने की चीज़ों को लेकर के खाद्य तेल जैसे सरसों तेल वगैरह होता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत से नाराज होकर तथा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया। ये आंदोलन बहुत व्यापक हो गया। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट भी मिला और राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट से आंदोलन बहुत विकराल हो गया। ये आंदोलन इतना विकराल हो गया कि सरकार को मजबूर होकर के गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इस आंदोलन का सपोर्ट मोरारजी देसाई को ही मिल रहा था। मोरारजी देसाई उस समय कांग्रेस ओ के नेता थे, जो कि इंदिरा गांधी के साथ हमेशा ही उनकी बनती नहीं थी। तो मोरारजी देसाई ने मांग की कि राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया गया, लेकिन अब नए सिरे से चुनाव किया जाए। अगर नए सिरे से चुनाव नहीं कराया जाएगा तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इन सारे कारणों से, इन सारे दबाव में आकर सरकार को जून 1975 ईस्वी में चुनाव कराना पड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। गुजरात में जिस तरह छात्र आंदोलन चला था, उसी तरह बिहार में भी छात्र आंदोलन चला था और ये मार्च 1974 की बात है। जिस प्रकार गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, उसी तरह बिहार में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बिहार के छात्रों के भी वही मुद्दे थे जो कि गुजरात के छात्रों के मुद्दे थे। यहाँ पर भी छात्रों के मुद्दे थे खाद्यान्न के जो दामों में वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बिहार के छात्र जो है आंदोलन को उतारू हो गए थे और ये अपने आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए उस समय जेपी को बुलावा भेजे। अब जेपी कौन है? तो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उस समय सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे और सामाजिक कार्यों को कर रहे थे, लेकिन छात्रों ने उसे आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए बुलाया। तो जेपी इस शर्त पर राजी हो गए कि अगर आंदोलन आप लोग अहिंसक कीजिएगा, अर्थात हिंसा नहीं कीजिएगा, तो मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। छात्रों ने उनकी बात मानी और जेपी आंदोलन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आ गए। अब बिहार में आंदोलन जो चल पड़ा, जेपी की मांग थी कि बिहार सरकार को, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उसको बर्खास्त किया जाए और उन्होंने इस आंदोलन को एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा। अब संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति के बहुत सारे आयाम थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जयप्रकाश नारायण ये चाहते थे कि क्रांति जो है तीनों तरह से हो, सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो और राजनीतिक भी हो। तो संपूर्ण क्रांति का नारा बहुत ही पॉपुलर हुआ। जयप्रकाश नारायण को बहुत सपोर्ट मिलने लगा छात्रों का। इसका असर न केवल बिहार पर बल्कि देश के अन्य भागों पर भी पड़ा और घेराव, बंद और हड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया। हर जगह सरकार के खिलाफ घेराव, बंद और हड़ताल होने लगा। जेपी को अर्थात जयप्रकाश नारायण को अन्य पार्टियों का भी सहयोग मिला, जिस तरह की उस समय जनसंघ प्रमुख पार्टी थी, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब प्रमुख विपक्षी पार्टी जो थी, एक शब्द में कहा जाए कि गैर कांग्रेसी पार्टियों का जयप्रकाश नारायण को साथ मिला और इंदिरा गांधी का पूरा विरोध होने लगा। छात्रों का आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ने लगा। जेपी का मानना था कि उनका विरोध सरकार से नहीं है बल्कि इंदिरा गांधी की जो व्यक्तिवादी सोच है उससे है, लेकिन इंदिरा गांधी का मानना था कि विपक्ष व्यक्तिवाद विरोध से प्रेरित है, अर्थात उसे इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत शत्रुता है। हम लोग 1975 के आपातकाल के समय क्या परिस्थितियां थी देश की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग गुजरात के आंदोलन, छात्र आंदोलन और बिहार के छात्र आंदोलन को पढ़े। अब देखिए, उसी समय 1974 में रेलवे कर्मचारियों का बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था। मई 1974 में रेलवे कर्मचारी जो थे, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिए थे। और जॉर्ज फर्नांडिस तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, आप लोग जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये रक्षा मंत्री भी बने थे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। बहुत ही ईमानदार नेता के रूप में इनकी छवि थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी बोनस और सेवा संबंधी मांग को लेकर के वो सरकार से कुछ मांगे रख रहे थे, जिसके कारण वो हड़ताल किए थे और उनको नेतृत्व दे रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। सरकार इनके मांगों के खिलाफ थी, जबकि कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए थे और पूरे देश में वो जो है रेल को काम करना ही बंद कर दिए थे, रेलवे में अपनी ड्यूटी जाना ही बंद कर दिए थे। तो इससे अब एक सवाल उठ रहा था, पूरे देश में एक सवाल जो है वो तैर रहा था देश के जनमानस में कि क्या आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। अब आवश्यक सेवाएं क्या हैं? ऐसी सेवाएं जिससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया। तो इन सेवाओं से जुड़े हुए लोग हड़ताल कर सकते हैं? यह प्रश्न पूरे देश में फैलाया जा रहा था। ये लोग सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे।
तो इंदिरा गांधी इनके मांगों को खिलाफ मान रही थी, उनके मांगों को मान रही थी कि इनका मांग जो है वो उचित नहीं है, इसलिए वो सारे मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर ली थी और रेलवे पटरियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सेना तैनात कर दिया गया था। और इस प्रकार ये 20 दिन हड़ताल चला, 20 दिन तक रेलवे ठप रहा और बिना कोई समझौते का। सरकार उस समय इतनी मजबूत थी, इंदिरा गांधी की सरकार, जानते हैं कि वो कड़े फैसले के लिए जानी जाती हैं, तो बिना समझौते के रेलवे कर्मचारियों को अब बिना मांग उनका पूरा हुए अपना हड़ताल वापस करना पड़ा। लेकिन एक बात तो जरूर हुई कि इस हड़ताल ने सरकार को अंदर तक हिला दिया। हम लोग पढ़ रहे हैं 1975 ईस्वी में जब आपातकाल लगा था, तो उस समय की क्या स्थितियां थी। तो हम लोग ने छात्र आंदोलन को देखा, रेल हड़ताल को देखा, लेकिन वहाँ जो विरोध था इंदिरा गांधी का वो केवल विपक्षी पार्टियों से या छात्रों से या रेल कर्मचारियों से ही नहीं था, बल्कि न्यायपालिका से भी उसकी टक्कर चल रही थी। 3 मुद्दे जो है उस समय न्यायपालिका संबंधित वो उभर रहे थे, भारतीय जनमानस में, भारतीय मीडिया में थे। पहला कि क्या संसद मौलिक अधिकारों की कटौती कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, सरकार ऐसी नहीं कर सकती है। फिर क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती है, संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, 7वां मौलिक अधिकार, उसमें कटौती कर सकता है। यह भी मुद्दा चर्चा, डिबेट का विषय था। तीसरा बात था कि संसद ने नीति निर्देशक तत्व जो कि जन कल्याण से संबंधित है, लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए, जिसमें कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की बातें हैं, रोजगार देने की बातें हैं, इन सारे चीज़ों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन सरकार कर सकती है, ऐसा सरकार का दावा था। लेकिन इन्हीं मौलिक अधिकारों से संबंधित उस समय जो 1973 ईस्वी में केस चला था, बहुत ही फेमस केशवानंद भारती केस। केशवानंद जी का अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है, 10-15 दिन पहले। तो ये केस बहुत ही फेमस है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है कि केशवानंद भारती केस क्या था। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि सरकार संविधान के मूल ढांचों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बाकी सारे संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। तो इन सारी बातों से इंदिरा गांधी को थोड़ा खराब लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे कामों में न्यायपालिका अड़चन डाल रही है। तो इसका बदला कहा जाए, रिवेंज कहा जाए, इंदिरा गांधी ने कैसे लिया। 1973 ईस्वी में चीफ जज की जो है सीट खाली हुई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। तो वहाँ पर क्या किया गया, जैसे कि परिपाटी थी कि वरिष्ठ जो जज थे उनको कुर्सी दी जाती थी, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता था, लेकिन 3 जजों की अनदेखी करके उस समय जो चौथे नंबर पर थे ए.एन. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। यहाँ पर भी तानातनी हुई। फिर न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी को कैसे सबक सिखाया। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरकार और न्यायपालिका में, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद बना रहा, और ये भी आपातकाल की तरफ ले जाने के लिए एक कारगर कहा जाए कि एक अंतिम जो है उपाय सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला भाग पूरा कर लिया है। इसमें 2 वीडियो संभवतः और बनेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जो भी सुधार की गुंजाइश है आप ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।